2025 परिवर्तन का साल रहा है, क्योंकि 2025 में कुछ ऐसे बिल आए हैं, कुछ ऐसे कानून आए हैं जिसने हमारे देश के कई सेक्टर्स को बदल कर रख दिया है। कुछ कानूनों का स्वागत भी किया गया है, कुछ कानूनों का विरोध भी हुआ है। तो ऐसे ही कुछ कानून की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन किया गया है, कौन कौन से बिल्स ऐसे आए हैं जो हमारे देश के सेक्टर्स को अफेक्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर्स में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक बिल, हर एक लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हाँ, इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, तो नोट्स बनाते रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, अब इस बिल का मतलब क्या है? अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर ऑफिस से घर चला जाता है अपने ऑफिस आवर्स को खत्म करके, और यहां पर ऑफिस है, तो भाई साहब ये ऑफिस अगर कितना भी मेल कर ले, कितना भी कॉल कर ले, कितना भी व्हाट्सएप कर ले, वर्किंग आवर्स के बाद, तो वो एम्प्लॉय जवाब नहीं देने का अधिकार रखता है। यानी कि आपका बॉस आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको रात के 9:30 बजे कॉल किया था जय ओझा और आपने रिसीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि जय ओझा मना कर सकता है कि सर मेरा ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और अब मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना चाहता हूं। सर प्रोफेशनल लाइफ मुझे पैसे देती है, मेरी जीविका चलाती है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ मुझे मेंटल हेल्थ देती है, मैं दिमागी रूप से जब भी परेशान होता हूं, यही लाइफ मुझे बचाती है। तो सरकार ने इसकी जरूरत को समझते हुए कुछ नियम कानून लगाए हैं। यह आर्टिकल 21 हमारे संविधान का कहता है कि केवल सांस लेना ही राइट टू लाइफ नहीं है, जीवन का अधिकार नहीं है। अच्छा जीवन जीना के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको उपलब्ध होना चाहिए। ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। यानी कि कहा जा रहा है ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 हमारे संविधान का उसी का एक्सटेंशन कहा जा रहा है, उसी का एक्सटेंशन है। अभी देख लेते हैं कि इसमें सरकार ने कहा है कि जब भी कोई राज्य या जब भी कोई यूनियन टेरिटरी या कोई भी मंत्रालय कानून बनाए, पॉलिसीज बनाए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 और 42 को ध्यान में रखें। ये बताते हैं कि वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, बताते हैं कि फिक्स घंटे होने चाहिए, फेयर घंटे होने चाहिए, ये बताते हैं कि वर्कर्स का वेलफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो वर्कर्स हैं उनकी भलाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को हरासमेंट से, मेंटल टॉर्चर से बचाने के लिए किया जा रहा है। हमारे बॉस अच्छे हैं, हमारे बॉस बोलते हैं कि भाई साहब आप लेक्चर लो, आपका पेमेंट बनेगा, बात खत्म। कुछ हरासमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे हरासमेंट आते हैं भाई साहब। अभी देखिए की चेंजेस क्या किए गए हैं। अगर तो ये कानून कोई फॉलो नहीं कर रहा एम्प्लॉयर, तो उसको, जो एम्प्लॉय है जिसको बुला रहा है, जिसको प्रताड़ित कर रहा है, उसकी सैलरी का 1% पेनाल्टी के तौर पे भरना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बिल है और ये सभी को मानना पड़ेगा। तो ये आपका पहला बिल आता है। दूसरा बिल आता है शांति बिल। दूसरा बिल आता है शांति बिल। शांति बिल नाम से ही समझ में आ रहा है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025, यानी कि शांति बिल। ये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग का मतलब जो हमारी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकूं मैं और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखूं, सस्टेनेबल हार्नेसिंग। एडवांसमेंट का यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। किसके, कौन से इंडिया के लिए? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते हुए भारत के लिए। तो बदलते हुए भारत की डिमांड यह है कि हम लोग ऐसी एनर्जी का प्रयोग करें, ऐसी एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग करें, उत्पादन करें जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे, एनवायरमेंट में प्रदूषण ना फैलाए, जिसके लिए यूरेनियम, थोरियम, इनसे बिजली बनाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी। अब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी और भारत का
लक्ष्य 2070 तक जाते जाते जीरो कार्बन एमिशन का है। और इस लक्ष्य को पार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, पैसा है, फंड है, इन्वेस्टमेंट है। तो शांति बिल के जरिए सरकार ने कहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं न्यूक्लियर सेक्टर में, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। इसके लिए दो कानूनों को रिप्लेस किया जा रहा है। एक है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा है न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एटॉमिक सेक्टर के लिए कानून बनाता था या लीगल बेस देता था, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान यह था कि एटॉमिक सेक्टर जो है, जो आपका न्यूक्लियर सेक्टर है, ये बहुत सेंसिटिव है। एक गलती और कई राज्य के राज्य तबाह हो जाएंगे, एक चिंगारी और कई राज्य के राज्य तबाह हो जाएंगे। इसलिए यहां पे इन्वेस्टमेंट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार को था, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते थे। और ये आपका न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010 ये बताता था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो कौन जिम्मेदार होगा। तो उस टाइम पे देखिए दो जिम्मेदारी दी जाती थी। एक तो जो सप्लायर है, यानी कि जो यूरेनियम वगैरह का सप्लाई करता है, उस पर भी जिम्मेदारी बनती थी। और दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक जो ऑपरेटर है, यानी कि जो प्लांट जो कंपनी चलाता है, उसकी बात हो रही है। ये इन दोनों की जिम्मेदारी होती थी 2010 वाला जो एक्ट था इसमें। अभी सरकार ने क्या बोला है कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि पहला जो पॉइंट था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जिसमें सिर्फ सरकारी नौकरी ही, सरकारी लोग ही या सरकारी इन्वेस्टर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करके क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि सरकारी प्राइवेट मिल करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फॉरेन कंपनीज यानी कि एफडीआई का भी यहाँ पे अलाउड था। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहां पर हो सकती थी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि न्यूक्लियर सेक्टर में केंद्र सरकार का फाइनल कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे कि स्टेट यानी कि राज्य सरकार फैसले लेती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे कि केंद्र सरकार और कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों मिलकर के फैसले लेते हैं। तो आप यहां पे देखोगे कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे क्या है। अब यहां पे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, वो क्या है, इंसिडेंट कैप रिमेन्स 300 मिलियन एसडीआर। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसका जो मैक्सिमम भरपाई वगैरह हो सकती है वो कितनी हो सकती होगी, 300 मिलियन एसडीआर की रहने वाली है। और अगर इससे ऊपर का कोई खतरा होता है, इसके ऊपर का कोई इंसिडेंट होता है, तो उसमें सरकार क्या भरेगी, पेनल्टी, यानी उसके ऊपर का पैसा सरकार भर देगी। क्लियर पॉइंट। ऑपरेटर जो है, दो तरीके के रिस्क है, एक ऑपरेटर का रिस्क आता है और एक सप्लायर का रिस्क आता है। तो ऑपरेटर का तो रिस्क है भैया, ठीक है, क्योंकि तुम ही तो ऑपरेट कर रहे हो ना ये यूरेनियम पावर प्लांट, तो आपका रिस्क है। लेकिन आपका जो रिएक्टर का साइज है, रिएक्टर का साइज का मतलब क्या होता है, जो प्लांट का साइज है उसके हिसाब से आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 100 करोड़ से लेकर के 3000 करोड़ तक का जो आपका पेनल्टी हो सकता है। ठीक है। और जो आपका सप्लायर का जो लिस्ट है, सप्लायर की जो पेनल्टी है ना वो नहीं होगी, उसको बाहर निकाल दिया गया है। सप्लायर की पेनल्टी से बाहर निकाल दिया गया सप्लायर को, क्योंकि अगर सप्लायर पे पेनल्टी लगाएंगे तो सप्लायर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। सब बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यार घटना तुम घटाओ और पेनल्टी मैं भरूंगा, नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। तो सप्लायर को इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर कोई इन सारे नियम कानूनों को नहीं मानता है तो उस पे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है AERB, जिसे 1983 में बनाया गया था, एटॉमिक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए वो पेनल्टी लगा सकता है। वो पेनल्टी लगा सकता है और कितने का, 100 करोड़ तक का पेनल्टी लगा सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी कंपनी में, स्टेट में, किसी में, तो सबसे पहले तो रेगुलेटर से जाएगा केस ट्रिब्यूनल, जो कि ये AERB का ट्रिब्यूनल होगा, छोटा सा केस होगा। अगर मामला नहीं सुलझा तो यहां सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ये अलग अलग कानून बनाए गए हैं। द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, अभी आप देखोगे इस बिल में क्या किया गया है, शिक्षा पद्धति को बदलने की कोशिश की गई है। हमारे देश में अलग अलग टाइप के शिक्षा के लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई थी। जैसा कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC एक्ट 1956 लेकर के आया गया था, यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज की जो शिक्षा थी उसको रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद ऑल इंडिया
काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE लेकर के आया गया था ताकि टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद आप देखोगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 लेकर के आया गया था ताकि टीचर्स के लिए जो पढ़ाई होती है उसको रेगुलेट किया जा सके, जो कि अलग अलग बॉडीज थी, अलग अलग नियम कानून बनाती थी। इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं भाई, एक ही बॉडी होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलेगी, एक ही एपेक्स बॉडी यहां पर होगी। क्लियर पॉइंट यहां पे। और वो कौन सी बॉडी होने वाली है? VBSA, यानी कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये अब इसी के अंडर कॉलेज भी आएंगे, इसी के अंडर स्कूल भी आएंगे, इसी के अंडर टेक्निकल भी, इसी के अंडर भी टीचर्स भी, हर तरीके की एजुकेशन इसके अंडर में आएगी। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, यानी कि अब इसके अंदर क्या होगा? ऑल हायर स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अंडर यूनिफाइड, एक ही सिस्टम में टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पर बनाए जाएंगे। यानी कि आप देखोगे कि इसको बहुत आसान बना दिया गया है। अब ये सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं? एक ही जगह पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये जी राम जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जी राम जी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये कोई नया एक्ट नहीं है, ये पुराना आपका जो एक्ट होता था MG नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये पहले नरेगा था, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा था, 2005 में लाया गया था, और जिसको MG जोड़ करके, महात्मा जोड़ करके 2009 में MG जोड़ करके क्या बनाया गया भाई यहाँ पे? तो MG जोड़ करके हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत में क्या कहा गया था कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा, और अगर नहीं दिया जा सकता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब यही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदल करके क्या किया गया है? जी राम जी किया गया है। ठीक है, जिसका मकसद क्या है? इनकम का ज्यादा इनकम देना, ज्यादा दिन के लिए इनकम देना, क्योंकि 100 दिन के लिए था, बदलकर 125 दिन के लिए कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद आप देखना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पहले पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार भरा करती थी, लेकिन अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के पैसे भरेंगी। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। 90 ये कौन से क्षेत्र में होगा? वो राज्य जो कि प्लेन वाले एरिया में है, प्लेन वाले एरिया में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब। अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मिजोरम हो गया, हिमालय मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर कोई हिमालयन स्टेट्स हैं जो कि पहाड़ बहुत ज्यादा हैं, वहां पे 90% सरकार भरेगी और 10% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। 100% पैसा भरा जाएगा यूनियन टेरिटरी के केस में केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखेगा। और पहले एक साल में, पहले 12 महीने में आपको 100 दिन का प्रावधान था, और अब आपको 10 महीने में 125 दिन का प्रावधान है। ठीक है, याद रखना, 10 महीने में 125 दिन का प्रावधान दिया गया है। आगे देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। ये वो ड्यूटी होती है जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे किसी भी कंपनी में लगती है। ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे किसी भी कंपनी में लगती है, ये वो टैक्स होता है। ठीक है, याद रखना, ये वो टैक्स होता है प्रोडक्शन के टाइम पे किसी भी कंपनी में के द्वारा लगाया जाता है, एक्साइज। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज कहते हैं। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए? सरकार ने तंबाकू, या फिर सरकार ने तंबाकू, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तंबाकू, सरकार ने तंबाकू, टोबैको, ठीक है, या फिर टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है कि भैया इन पे हम लोग टैक्स बढ़ा देंगे। और इन पे टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? दो फायदे हैं सरकार के। एक तो सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आने लग जाएगा, पैसा ज्यादा आने लग जाएगा, और दूसरा टैक्स लगाने से ये नशीले पदार्थ महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाने की वजह से लोग इनका सेवन यानी कि कंजप्शन बहुत ही कम कर देंगे, जिसकी वजह से लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, हमारे भारत में सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है? अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू यानी कच्चा तंबाकू, जिसपे पहले 64% टैक्स लगता
रहा था उसको बढ़ा करके 70% टैक्स कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद सिगरेट की अगर बात करें, 1000 सिगरेट अगर हम लोग बनाते थे जिसपे 200 से 735 रुपए लगा करता था पहले टैक्स के रूप में, यानी कि एक्साइज की बात करें, अब 2700 से 11,000 रुपए हो जाएगा। च्युइंग टोबैको, जो चबाने वाले तंबाकू है उनकी बात करें, 25% से 100% तक टैक्स बढ़ाया गया है। हुक्का हो गया, गुड़ाकू टोबैको तंबाकू 25 से 40% तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो आपका स्मोकिंग मिक्सचर्स फॉर पाइप वगैरह हो गए, पाइप होता है ना, पाइप पीते रहते हैं जो महंगी महंगी दिखाया था, वो राजकुमार पीता था पुराने फिल्मों में, उस तरीके के पाइप वगैरह पे 60% से बढ़ा करके 325% कर दिया गया है। यानी ये जो टैक्स है, जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, ये तंबाकू के लिए, नशीले पदार्थों के लिए लेकर के आया गया है। अब आगे देख लेते हैं इनसे होगा क्या। अगर महंगे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है भैया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। तो उसके बाद अगर महंगे हो जाएंगे तो लोग कम खरीदेंगे, तो पब्लिक की हेल्थ भी इंक्रूज होगी, क्योंकि नशीले पदार्थ लोग कम कंज्यूम करेंगे। रेवेन्यू मेंटेन रहेगा सरकार का, यानी कि आती रहेगी लगातार इनकम। और मैं तो कह रहा हूं भाई, आप कितना भी महंगा कर लो, 10 रुपए की सिगरेट 20, 25, 50 रुपए की भी बेचोगे ना, तब भी यहाँ पे पीने वाले पिएंगे ही, क्योंकि ये लत होती है, ये एक आदत होती है। जो एक बार लत लग जाती है तो बहुत ही मुश्किल से इस लत को छोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो जो हायर ड्यूटी है ना, वो कीमत बढ़ा देंगे, कीमत बढ़ा देने की वजह से कंजप्शन थोड़ा बहुत कम होगा, ऐसा सरकार का मानना है। चलिए आगे देख लेते हैं, सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ। ठीक है, सबका बीमा सबकी रक्षा, ये एक इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड बिल लेकर के आए हम लोग, जिसमें आप लोग देखोगे 3 बिल को बदला गया है। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1939। इसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। कुछ जो चेंजेस, जिसको देखो अपडेट किए गए हैं, कुछ जैसे टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा और हायर टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। प्रोटेक्शन के जो इंश्योरेंस दी जा रही है जिस बंदे को, यानी जैसे कि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए भाई साहब, मिलनी चाहिए ना, तो ये प्रोटेक्शन को थोड़ा और गहरा कर दिया गया है। ये तो आम बातें हैं, है ना। मेन बात क्या गया है, देखिए जो 100% FDI कर दिया गया है, पहले 74% FDI था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था इंश्योरेंस सेक्टर में, अब 100% FDI इंश्योरेंस सेक्टर में कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और अगर 100% इंश्योरेंस सेक्टर में 100% अगर FDI आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कंट्रोल भारत से चला जाएगा। इसलिए भारत ने बोला है कि भाई साहब, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी जिसमें 100% पैसा लगेगा फॉरेन का, उसका चेयरमैन हो गया, CEO हो गया, MD हो गया, इनमें से कोई एक तो भारतीय होगा। ये भी एक नियम कानून बनाया है ताकि जो भारतीयों का कंट्रोल यहाँ पे बना रहे। क्लियर है पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज कर सकते हो, री इंश्योरेंस बूस्ट जरूर होगा। री इंश्योरेंस अच्छा जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। अब कैसे होगा देखिए, री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी ही इंश्योरेंस किसी और कंपनी से कराए। जैसे कि मान लो कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मुझे रिस्क है, रिस्क तो आते रहते हैं कंपनियों में, तो मैंने किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है ना, तो इसको री इंश्योरेंस कहा जाता है। तो री इंश्योरेंस बूस्ट इसलिए होगा कि उस केस में पहले होता था कि अगर आपके पास 5,000 करोड़ है, अगर आपके पास 5,000 करोड़ है तो ठीक है, आप मतलब री इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो। अब 1,000 करोड़ है तब भी आप लोग री इंश्योरेंस ले सकते हो। ये छोटे छोटे ऐसे फैसले लिए गए हैं इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट कोड, ये लॉ है, ये भी एक बिल पेश हुआ है। सिक्योरिटी मार्केट कोड, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट का मतलब जहां पे हम लोग शेयर्स, डिबेंचर्स बेचते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें जितने भी वो मार्केट है जो कि शेयर्स बेचने के काम में आते हैं, खरीदने के काम में आते हैं, वो सारे मार्केट। इसमें देखिए 3 तरीके के कानूनों को मिला करके एक बना दिया गया है। ठीक है, जो सेबी एक्ट 1992, ये प्लस डिपॉजिटरी एक्ट 1996 प्लस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये 3 तरीके के एक्ट हैं। इन सबको मिला करके क्या बना दिया गया है, एक बिल बना दिया गया है, सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025। ठीक है, द सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 बना दिया गया है। यूनिफाइड कोड, यानी कि इन तीनों को मिला करके एक कोड बना दिया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए जब तीनों को हम लोग मिला देंगे
तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि मुझे तीन से अलग अलग डील करना पड़ता था, तीन के साथ मुझे पेपर वर्क करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत मुश्किल होने लग जाती थी, बिजनेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता था, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। ये सब अब कम हो जाएगा, जो मॉडर्न हो जाएंगे सारी की सारी फैसिलिटीज, जो सेबी मजबूत हो जाएगा, सेबी के जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि सेबी जो पहले एक ही एक्ट में आता था, अभी सेबी तीन तरीके के एक्ट को रेगुलेट करेगा, इसको मजबूती मिल जाएगी, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि शेयर्स डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, उनके शिकायतें हैं, तो अब शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा इधर इधर इधर, भैया एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों आपको मिल जाएंगे, आप इजीली शिकायतें डाल सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग भटकने की बजाय हर चीज आपको एक ही विंडो पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इनोवेशन प्रमोट होगा। अब देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब जब हुआ है ना, तब तब इनोवेशन और नवाचार बढ़ा है। क्योंकि कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहता, बिजनेस करना ही इतना लफड़ा है, ठीक है। एक मेरे को याद आ रहा है छोटा सा इंसिडेंस की, एक बंदा जा रहा था 25-30 लोगों की लाइन में लगा हुआ था और रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन करा रहा था। जैसे ही बेचारा वहां पर गया तो मैडम ने उसको बोल दिया कि आपने फॉर्म गलत भरा है, दोबारा भर के लाइए। वो बंदे ने मैडम के मुंह पे ही फाड़ा फॉर्म, बोला पटक के, बोले साला मैं बस से चला जाऊंगा लेकिन ट्रेन से नहीं जाऊंगा। वो इतना इरिटेट हो चुका था, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो जाती है, इजी नहीं था ये सब। अगर यहीं पे होता कि बैठे बैठे मोबाइल से बैठे बैठे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर करेक्शन करना ऑन द स्पॉट पॉसिबल होता, एक क्लिक कर दो करेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा आसान सा सिस्टम होता, तो बंदा वहां पे इजीली फॉर्म भर देता, क्योंकि फॉर्म जल्दी हो जाता। अब क्या है, वो बंदा जाएगा, फॉर्म भरेगा, तब तक 5-7 लोग मतलब खड़े थोड़ी ना रहेंगे, वो तो अपना रिजर्वेशन कराएंगे। वैसे ही अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि रिजर्वेशन चुटकी में हो जाए, तो हर कोई रिजर्वेशन कराने लग जाएगा भाई साहब। ब्लैक में तो कोई पैसे ही नहीं देगा रिजर्वेशन कराने के लिए। आज की डेट में ब्लैक में कितना पैसा दिया जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब भी होता है ना, तो प्रमोट हो जाते हैं। क्या प्रमोट होता है? नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए रिसर्च लोग करने लग जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तमाम तरीके के एक्ट, तमाम तरीके के बिल जो 2025 में लाए गए हैं हमारे सरकार के द्वारा, कुछ इसमें से लागू हो चुके हैं, कुछ इसमें से लागू नहीं हुए हैं, और अब देखते हैं कि कौन सा कब लागू होता है। जैसे जैसे जो भी न्यूज आती रहेगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट और जरूरी है। जय हिंद।